नमस्कार बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे सियासी दलों के वादों पर। दरअसल वादे हैं, वादों का क्या, एक गाना भी है, लेकिन ये चुनावी मौसम में ये लाइन बड़ी मौजूद है सारे पॉलिटिकल पार्टीज पर। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थी और उन्होंने जो कुछ यहाँ कहा उसको लेकर यही गाना बहुत याद आता है कि वादे हैं, वादों का क्या। दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने वो बहुत सारे वादे किए जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चाहती तो ये वादे लागू कर सकती थी। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है वहाँ ये वादे लागू नहीं किए गए। जो वादों का हम जिक्र करेंगे कि आखिर उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर कौन से वादे वोटरों से किए ताकि कांग्रेस को वोट मिल जाए। शुरुआत करेंगे हम इस बात से कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की मासिक, जिसे कहते हैं भत्ता तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हम हर महीने 500 से 1500 रुपये देंगे। ये कक्षा 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। इसके बाद उन्होंने आदिवासी वोट पर निगाह डाली और कहा कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में आदिवासियों के पास अधिकार है अपने कानून खुद बनाने का, वो अधिकार हम यहाँ के मतदाताओं को देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसमें ये भी आता है कि कांग्रेस कह रही कि जातीय जनगणना को वो जरूर लेकर आएंगे। हालांकि अभी के दौर में तो कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं आई, लेकिन आमतौर से कहा जाता है कि जातीय जनगणना की जाएगी। लेकिन जातीय जनगणना का काम किया था अंग्रेजों ने, देश की जनता को बांटने के लिए, वर्गों में विभाजित करने के लिए। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो ये कांग्रेस के जो पुरखे हैं, प्रियंका गांधी जी के जो पुरखे हैं, उनकी दादी, उनके पिताजी और फिर इंदिरा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू जी, उन सब ने जातीय जनगणना को एक तरह से बंद कर रखा था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो काम अंग्रेज करते थे उसे अब कांग्रेस करने की बात कर रही है? तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि वादे हैं, वादों का क्या। चर्चा शुरू करने के पहले हम सुन लेते हैं इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा था और इसके काउंटर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो, और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं, कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। तो अभी तो देश इसी बात से चिंतित है कि जो राजनीतिक दल मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं उनसे राज्यों का बजट कैसे चलेगा, उससे देश की बजट की स्थिति क्या होगी। और इस चिंता के चलते कांग्रेस ने ये नया वादा शुरू कर दिया। तो इन्हीं वादों पर हम बात करेंगे कि ये वादे पूरे होने के लिए हैं या सिर्फ वादे वोट पाने के लिए हैं। इसी पर विस्तार से बात के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, स्काइप पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, साफ आवाज आ रही है
जी दरअसल जी, नमस्कार। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले जनगणना होती थी और उसके दौरान कांग्रेस ने जातिगत जनगणना भी शुरू की, और जातिगत जनगणना के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत की सरकारों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो पहले प्रधानमंत्री थे और अभी नरेंद्र मोदी तक, किसी ने भी जातिगत जनगणना को जरूरी नहीं बताया। सबने कहा कि ये देश के लिए नुकसानदेह है, इससे देश बटेगा। अब कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ के कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक। तो इससे देश में क्या स्थिति बनेगी? जिसकी जितनी आबादी है, क्या वो उतना हक लेकर अलग हो जाएगी? क्या वो हक मांगने के लिए संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी? फिर वो आंदोलन किस तरह का होगा? शांतिपूर्ण होगा या सिर्फ आंदोलन का तरीका होगा? उस बहुत सारी बातें होंगी जिन पर विस्तार से लोग चर्चा करेंगे, और फिर वो चर्चा के बाद सड़क पर उतरेंगी चीज़ें। और ऐसे में देश तरक्की करेगा या फिर हक की लड़ाई में जातियां बढ़ जाएंगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस पर आने वाले दिनों में देश को जूझना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि प्रियंका जी मध्य प्रदेश आई थी और उन्होंने कहा कि हम छठी अनुसूची को, आदिवासी जो 50% से ज़्यादा, वहाँ डालेंगे। जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं अभी वर्तमान में जिन राज्यों में है, वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। इसके पहले 2003 तक तो मध्य प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, वहाँ भी तब भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो बातें हैं सिर्फ वोट पाने के लिए है, देश को बांटने के लिए है, या फिर सत्ता में लौटने का सपना बुनने के लिए है? आपकी राय, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी और होंगी, क्योंकि पार्टियों का घोषणा पत्र नहीं आया अभी। तो अभी जब घोषणा पत्र आएगा तो बहुत से आसमानी सुल्तानी वादे होंगे कि हम अपने मतदाताओं को आसमान से चांद तारे लाकर दे देंगे। चंद्रयान तो पहुंच ही चुका है, इसरो अभी शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, मंगल पर हम पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे ये वादे हो सकते हैं कि चांद पर प्लॉट दिए जाएंगे, कोई कह सकता है कि चंद्रमा की मिट्टी के साथ मंगल की भी मिट्टी हम देश में लेके आएंगे। तो ऐसे बहुत ही, जिसे कहते हैं शेख चिल्ली वाले वादे भी सुनने को आएंगे, क्योंकि क्लास के बच्चों को 500 से 1500 रुपये तक देना ये बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो 1250 रुपये महिलाओं को देने की बात की, बहनों को, उसी में सरकार की सांसें फूल रही हैं। तो बाकी चीज़ें कैसे, क्योंकि जितना बजट है उस बजट से ज़्यादा तो कर्ज के बोझ तले सरकार वैसी दब गई है। आपकी राय, क्योंकि बहुत से हंसने वाले, गुदगुदाने वाले और रोने वाले वादे अभी आने वाले हैं, आपकी राय? राघवेंद्र जी, IND24 ने आज के इस कार्यक्रम का जो नाम दिया है वादे हैं, वादों का क्या, ये बिल्कुल सटीक आज के कांग्रेस ने जिस तरह के वादे किए हैं उस पर सटीक बैठता है। मुझे इस संदर्भ में तो यही याद आता है कि शिक्षा पर 3% से बढ़ाकर 6% बजट करने की बात आज से लगभग 40 साल पहले कोठारी कमीशन ने की थी जी, और उसको पूरा कर, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रदेश के हों या केंद्र के नेता हों, राष्ट्रीय नेता हों, वो ये तो बताएं कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं इतना वजीफा देने का या आर्थिक लाभ देने का, उसके लिए कुल कितना वित्तीय भार आएगा, और उस भार, वो जो वित्तीय भार आएगा उसकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे? राजकोष में कितना पैसा हर साल आता है और कहाँ कहाँ चला जाता है, इसका कोई अनुमान कमलनाथ जी ने भी लगाया है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी या और किसी नेता ने इस बात को लगाया है कि नहीं लगाया है? जब तक इसका खुलासा नहीं करते तब तक ये जो वादे हैं इन सब का कोई अर्थ नहीं है। और उस तरह के वादे बीजेपी ने भी किए हैं सत्ता में रहते हुए। उन्होंने जिस तरह से लाडली बहना योजना के लिए अभी 3 महीने डाल दिए हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद कब तक और कितना देंगे ये तो शिवराज सिंह ही जानते होंगे कि कहां से वो व्यवस्था करेंगे। इस समय तो वादों की पूरी तरह से बौछार है, लेकिन इन वादों को करते समय ये भी बताएं कि अंततः कितना पैसा आता है, आय कितनी है शासन की, और कहां से इन वादों को पूरा करेंगे, कितना खर्चा है हर एक योजना में जो वादा किया गया है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान पूरी तरह से लेना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल अपने वादे कर रहा है, उन वादों को अगर वो पूरा नहीं करे तो फिर चुनाव आयोग कुछ न कुछ कार्रवाई उसके लिए निर्धारित करे। अन्यथा इस तरह के वादे कोई भी राजनीतिक दल करता चला जाएगा, और जो आपने बात कही है कि चांद पे जाके और मिट्टी लाने की बात हो या कोई भी वादा हो, तो इसी तरह से करते रहेंगे। जी नहीं, मिट्टी तो मंगल से ला सकते हैं, चांद पर तो प्लॉट काट सकते हैं, कॉलोनी कट सकती है, क्योंकि वहाँ तो चंद्रयान में हमारे बहुत सी चीज़ें पहुँच गई है, जो वहाँ से फ़ोटो भेज रहे हैं और
तो ये विक्रम और बेताल वहाँ पहुँच चुके हैं हमारे चंद्रयान के जरिए। तो विक्रम लैंडर की मैं बात कर रहा था। दरअसल ये जो चुनावी वादे हैं ये बचकाने भी लगते हैं कि किसी बच्चे को रो रहा है कोई बच्चा, उसको मनाने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो वोट पाने के लिए ये बचकाने वादे हो रहे हैं। आपने बहुत सही सवाल उठाया कि आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा, राजकोष में कितना पैसा है, कितनी आपकी आय है, और उस आय के बाद आप अब जो कर्ज ले रखा है उस कर्ज का आप ब्याज कितना देंगे, क्योंकि पहले तो जो कर्ज है उसका ब्याज, और फिर आपकी हैसियत बचेगी कर्ज लेने के लिए, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। और आपने जो सवाल उठाया वो बड़ा मौजूद था कि 3 महीने से तो लाडली बहनों को पैसे मिल रहे हैं, चुनाव तक मिलेंगे, और मेरा मानना है कि ये अगले साल हो सकता है कि केंद्रीय जब लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव, तब तक भी मिलेंगे। उसके बाद ये कहाँ से आएगा, ये जो सरकार उस समय माने जो पार्टी सरकार चला रही होगी उसके लिए बड़ा यक्ष प्रश्न होगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम की हम व्यवस्था कहाँ से करें। जहाँ तक आपने मुद्दा उठाया था कि 3% से ज़्यादा शिक्षा पर खर्च करने की बात है, हमारे यहाँ तो 3% तो छोड़िए, रिसर्च के मामले में हमारे यहाँ डब्बा गोल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन रिसर्च पर कोई काम नहीं होता है। आप देखिए छोटे छोटे से देश हैं, वहाँ रिसर्च पर इतना काम होता है कि वो हर साल नए नए शोध करके नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। यहाँ सिर्फ हम कॉपी करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग की बात होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया के चलते कुछ बातें हो रही है, उसमें कुछ चीज़ें निकल के भी आ रही, पॉजिटिव भी है वो। लेकिन जहाँ तक वादों की बात है वो संकट में डाल रहा है, जनता अचरज में है। अधिकारी जो सरकार चलाने में जो वित्त मंत्रालय है वो सोचता होगा कि आखिर ये वादे करने वाले सरकार में आ गए तो हम करेंगे कैसे इसको पूरा। योगीराज जी, पहले आपकी बात, उसके बाद मैं रमेश सिंह जी के पास जाऊंगा कि आखिर जनता इन मुद्दों पर क्या सोचती है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके वादों पर क्या सोचते कि वादे हैं, वादों का क्या, या इसमें सच में वोट देने की बात सोचते हैं? पहले आपकी राय। देखिए राघवन जी, भाजपा भी वादे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है, और आम आदमी पार्टी ने तो पैटर्न करा रखा है फ्री की चीज़ों का, ये हम सब जानते हैं। और लोगों को, राजनीतिक दलों को ये एक अच्छा सूत्र हाथ में मिल गया है कि गप्पबाजी करो, वादे करो और सरकार बना लो। और 1-2 स्टेट्स में सरकार बन भी गई, अब इनकी आदत बिगड़ गई। अब ये जहाँ भी जा रहा है वहाँ कुछ ना कुछ एक नया चीज़ लेके आ जाइए। अब मेरा सवाल ये, बच्चों को आप पहली से 8वीं तक के बच्चों को आप 800 रुपये दे रहे हैं, आप ये 500 रुपये, 500 रुपये जी। पहली से 8वीं तक के 800 रुपये, 8वीं से 10वीं तक के 1000, और 10वीं से 12वीं तक के 1200 रुपये। तो यहाँ 1500 रुपये हैं हर महीने। 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये। 1500, जी जी। तो नहीं, कहने का अर्थ ये है कि ये आप बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए दे रहे हैं, उनकी आदतें आप खराब करने जा रहे हो। आप मध्य प्रदेश में जहाँ ना तो फीस लग रही है आपकी, स्कूल की ड्रेस सरकार दे रही, स्कूल जाने के लिए साइकिलें सरकार दे रही, किताब आपको फ्री में मिल रही, तो फिर जरूरत क्या है इन सब चीज़ों की। अब आपको कुछ नहीं मिला, तुमने कहा साहब हम 500 रुपये देंगे, हम 800 रुपये देंगे। ये एक तरह से लत लगा रहे हो आप बच्चों की। कांग्रेस ने एक समय में युवा पीढ़ी को बिगाड़ा था, अब उन्होंने कहा बचपन से ही बिगाड़ो आप। ये बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन कम से कम ये सब घोषणाएं करने के पहले ये भी सोचना चाहिए कि जिनके लिए हम ये कर रहे हैं उनको इनकी आवश्यकता है कि भी नहीं है, कि हम केवल हमें तो बस सत्ता चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी वादे कर देंगे। हम महिला को भी 1500 दे देंगे, बच्चों को भी 1500 दे देंगे, और कोई बड़ा वर्ग दिख गया जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन यहाँ 28%, 30% के आसपास है, तो उनको तो हम बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। आप और अभी किसानों का कर्जा जो माफी का था वो तो पेंडिंग है पहले से। जी बिल्कुल सही बात है, उसमें आप कुछ नहीं। इन सब चीज़ों में मेरा एक और तर्क ये रहता है, आप ये सारी चीज़ें आप लेके आई, जो ये मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, किसानों के कर्ज माफ़ी की जो बार बार बात आती है। अब कर्ज माफ़ी की आपने घोषणा कर दी, और फिर कांग्रेस बड़े इतरा के कहती है कि सामान्य में कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवार के लोगों का कर्ज माफ़ कर दिए। तो कृषि मंत्री के परिवार के लोगों को कर्ज माफ़ करना चाहिए क्या? ये लखपति करोड़पति लोग हैं, ऐसे ही कांग्रेस के अरबपति लोग हैं, कई IAS IPS अफसर खेती कर रहे हैं, इन सब के किसान, ये सब किसान हैं, और इन सब के कर्जे माफ़ कर दो आप। आपको एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि मान लो हम किसानों को कर्ज माफ़ कर रहे हैं, तो कौन से किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे। यदि हम पिछड़ों को लाभ देना चाहते हैं, तो पिछड़ों में भी कई लोग अरबपति लोग पड़े, उनको भी लाभ दोगे आप, क्योंकि उनकी 27% या 40% या 50% उनकी आबादी है जी। तो आप ये तो तय करें कि जिसको आवश्यकता है कि नहीं है। जबरन में जिसका पेट भरा हुआ है गुलाब जामुन डाल रहे हैं उसको मुंह में, और एक तरफ एक आदमी ऐसा बैठा हुआ जो बेचारा को 3 दिन से उसको भोजन नहीं मिल रहा। तो ये कौन तय करेगा? जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में, अंग्रेजों ने ये
कास्ट जनसंख्या की बात की थी और उनका उद्देश्य केवल ये था फूट डालो और राज करो। तब नेहरू जी ने उस समय विरोध किया था, महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था। 1952 में फिर शुरू हुआ, तो 1962 में तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य स्टेट्स के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये बहुत घातक है और यदि देश को आगे बढ़ाना है तो हमको देश की प्रतिभाओं को संरक्षण देना ही होगा। ये 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। इसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई। इसके बाद फिर मनमोहन सिंह सरकार में भी 2011 में फिर बात आई, लेकिन उसका विरोध सोनिया गांधी ने किया। उसके पहले मंडल कमीशन आया तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जब से लेके अभी तक आप कास्ट सेंसस की आप विरोध कर रही कांग्रेस, और अचानक वो युवराज आ रहे हैं और राहुल गांधी और कहने के साथ हम जाति जनगणना कराएंगे। इन सब और एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आप ये देखिए, कौन से राजनीतिक दल को ये नहीं पता कि किस हिस्से में कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी, कितने दलित हैं। लोगों को स्टेट्स की तो बात छोड़िए, राजनीतिक दलों को ये तक पता है कि किस वार्ड में कितने ओबीसी निवास करते हैं, कितने दलित निवास करते हैं, कितने पिछड़े निवास करते हैं। और कांग्रेस पिछले 60 सालों से इसी जातिगत आधार पर टिकट बांट रही है कि ये पिछड़ा, इनको यहाँ पे टिकट दो, यहाँ जनरल कैटेगरी को टिकट नहीं मिलेगा। तो जब आपको सब पता है कि कहाँ कितने 40% पिछड़े हैं, 27% SC ST हैं, 17% दलित हैं, तो जब ये सब आंकड़ा आपके पास है तो ये बेवकूफ़ आप किसको बना रहे हो? आप कौन सी जनगणना की आप बात कर रहे हो? आप सारे राजनीतिक दलों को पता कौन बिल्कुल, और आप उनके मुताबिक घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो कम से कम अब ये कृपा करके जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। देश के हित में देश की परिस्थितियों को समझिए, देश को क्या डिमांड है वो समझिए। आप खजाना आपके लिए नहीं बना है, राजनीतिक दलों के लिए, आप सत्ता में आ जाएं कैसे भी करके और खजाना खाली कर दें। और फिर जब देश के आर्म्स और एम्यूनिशंस की बात आए, रक्षा डिफेंस की बात आए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए, तो आप कहते हैं साहब पैसे नहीं हमारे पास। आपको बहुत मितव्यता के साथ खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जहाँ जरूरत हो वहाँ आप जरूर खर्च करिए, जिसको आवश्यकता हो बिल्कुल दीजिए, लेकिन ये अफलातून घोषणाएं मत करिए। जिनके पास जो सक्षम है उनको बिल्कुल ना आरक्षण देने की जरूरत है, ना 1500 रुपये देने की जरूरत है। बिल्कुल योगीराज जी, लगता है ऐसा कि कभी कोई दल ऐसा ना कह दे कि हमने तो सब सरकारी खजाने खोल दिए, जिसको जितना बन सकता है 10 मिनट में लेके चला जाए। क्योंकि कई बार जो स्टोर होते हैं, जो सुपर स्टोर होते हैं, वहाँ योजनाएं होती है उनकी दुकानदारी बढ़ाने के लिए कि हम 5 मिनट का टाइम देंगे, उसमें आप जितना सामान उठा सकते हैं वो आपका हो जाएगा। तो लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सरकार में आने के लिए कहीं इस तरह की घोषणा ना करते कि हम सरकार में आए तो हर हफ्ते में एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें आप 1 घंटे जितनी भी दुकान है वहाँ जाइए और सामान लेके चले जाइए, वो सब आपका होगा। तो ये अराजकता की घोषणा है। हमें लगता है कि इस पर कभी विस्तार से और बात करेंगे। आज तो कांग्रेस पर बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की आज घोषणा जो सामने आई है। बीजेपी पर भी बात करेंगे, समाजवादी पार्टी पर भी बात करेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी घोषणा करें तो उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। रमेश सिंह जी, समय पहली दौर की बातचीत में बहुत सारा निकल गया है, अब आप इस सारे तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि झुग्गी बनाने से लेकर शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में मुफ्त का मामला, झुग्गी, उसके बाद एक बत्ती कनेक्शन, उसके बाद जो बिजली बोर्ड सरकार को कर्ज देता था वो खत्म हो गया क्योंकि वो खुद कर्ज में डूब गया था। अब कांग्रेस में कमलनाथ जी कहते हैं कि 100 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे, उसके बाद 200 यूनिट पर बिल आधा हो जाएगा, और किसानों के लिए 5 हाउस पावर का जो कनेक्शन है बिजली का वो फ्री दे देंगे। ये तो हुई ग्राउंड जीरो की बातें। उसके बाद फिर फैक्ट्रियों के लिए भी मुफ्त की बातें होंगी। तो आपका क्या मानना है? प्रियंका जी ने कहा है कि हम बच्चों को 500 से 1500 रुपये तक का हर महीने पैसा देंगे जो बच्चे पढ़ने आते हैं। आप इन सब बातों को किस ढंग से सोचते हैं? रमेश जी। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कांग्रेस ने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के समय 18 पुराणों पे हाथ रखकर कसम खाई थी वादा पूरे करने की। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आज भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी अभी आई है, 1500 रुपए हर महिला को देने की घोषणा की थी, और चुनाव के तत्काल बाद उनके विधानसभा में या किसी मंत्री ने साफ कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम नहीं दे रहे हैं, जब आएंगे पैसे तब देंगे। असल में क्या होता है, इन राजनीतिज्ञों को ये पता होता है कि वायदा कर लो, वायदा करने के बाद 5 साल निकाल देंगे, और 5 साल के में आम आदमी बिल्कुल भूल जाता है कि कितने वादे किए थे और कितने वादे पूरे नहीं किए। आप अगले किसी भी तरह से 5 साल की सत्ता मिल जाए, इसके बाद अगले 5 साल के लिए कोई जुगाड़ बिठा लेंगे। अच्छा, आम आदमी का भी ये हाल है। राजनीतिक ये जानते हैं कि आम आदमी
उनकी वादा खिलाफी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। बहुत आम आदमी का सोच भी बहुत सरसरा है। जिस राघवेंद्र जी, जिस देश के आम आदमी एक क्वार्टर में वोट दे देते हो, हाँ, ये इस तरह के वादा करना और वादा खिलाफी करना कोई ना। ये क्वार्टर को जरा आप रमेश जी, ये क्वार्टर को आप थोड़ा सा ठीक से बताएं कि ये है क्या क्वार्टर? मकान में रहने वाला क्वार्टर है कि पीने वाला क्वार्टर है? ये क्वार्टर शराब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जी जी। मतलब ये वोट के लिए आधे की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आधा लीटर का होता है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक क्वार्टर में शराब, क्वार्टर में वोट बिकती है और राजनीतिक लेते हैं। और जो आदमी इस कैटेगरी का हो उसके लिए वादे राजनीतिक बड़े बेफिक्र होकर करते हैं, उनको बिल्कुल चिंता नहीं रहती। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो प्रियंका जी ने जो स्पेशल स्टेटस की बात कही है आदिवासियों के लिए, राघवेंद्र जी एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस पूरे राज्यों को दिए, इन्हीं ने दिए थे, 370 इन्हीं ने दी थी। और स्पेशल स्टेटस का ये एक चरित्र रहा है कि जहां स्पेशल स्टेटस दिया जाता है वहां के लोगों के मन में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि हम पूरे देश से अलग और हम इस देश के हिस्सा नहीं है। दूसरा बात, वहाँ अल्पसंख्यकवाद चलने लगता है, चाहे जातीय आधार पर हो चाहे धार्मिक आधार पर हो। वो जो अल्पसंख्यकवाद है और एक मानसिकता बन जाती है देश से अलग हटने की कि हम देश से अलग है, हमारा कानून अलग है, तो धीरे धीरे वहाँ पृथकतावाद पनपने लगता है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा है कि हर राज्यों में पृथकतावाद है। कश्मीर में भी कश्मीर में भी पृथकतावाद था। बीजेपी ने 370 खत्म करके स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। वहां के लोगों ने मात्र साल भर में ये मान लिया कि हम अलग नहीं है। तो अच्छा, आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी कई जिलों में भारी संख्या में 50%, तो ये 5 साल से क्या कर रहे थे? इनने स्पेशल स्टेटस में क्यों नहीं दिया? तो कांग्रेस ने ये स्पेशल स्टेटस के नाम पे पूरे देश में कांग्रेस चरित्र रहा पृथकतावाद का। 84 के 80 के दशक में रमेश जी, ये बात में जो पृथकतावाद है वो कांग्रेस ने खड़ा किया। रमेश जी, ये अकेली कांग्रेस की ये बीमारी अकेली कांग्रेस में नहीं है, हर पार्टी में, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। ये वादे करने की बात, लोगों को बांटने की बात हर पार्टी करती है, वो अपने अपने हिसाब से करती है, सबका अपना गणित होता है। लेकिन आज कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रियंका जी आई थी, उन्होंने जो घोषणा की है, जिस ढंग से उन्होंने घोषणाओं को बदला है, वो भी बड़ा एक तरह से बचकाना था। मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत जी, योगीराज जी ने, रमेश जी ने चीज़ों को बहुत विस्तार से कहा है, आपसे इस पर एक फाइनल टिप्पणी चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आखिर पार्टियों को कहाँ लेकर जाएगी? देश तो जाएगा ही गर्त में, लेकिन जो पार्टियां इस तरह के मुद्दों पर सरकार में आना चाहती है, उनका क्या हश्र हो सकता है? आपका पूर्वानुमान। राघवेंद्र जी, अभी बता ही दिया गया कि जो मतदाता है उसका अधिकांश वर्ग किस तरह से वोट देता है और कितनी छोटी सी चीजों पर वो अपने कीमती वोट को दे देता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जो कर्णधार हैं, जिनको हम बहुत समझदार और पढ़ा लिखा और ये मानते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था के तमाम आयामों को समझते होंगे, वो इस तरह के वादे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। ये ठीक है कि अगर वो इस तरह के वादे अगर किसी कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कर रहे हैं तो उसको मान सकते हैं कि वो एक निवेश है और वहां से, उस निवेश के सहारे से कुछ समय के बाद वो जो कमजोर वर्ग है वो सशक्त होके उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इतने वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था तब वो केंद्र में और राज्य में इन नियमों को लागू नहीं कर पाई, और आज अचानक मध्य प्रदेश में ठीक उसी तरह के वादे उसने कर दिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। तो ये एक चिंताजनक भी है और हास्यास्पद भी है, ये दोनों स्थितियां। लेकिन मुफ्त में शिक्षा तो यहाँ पहले से मिल रही है, शिक्षा तो मुफ्त में, लेकिन साथ में जो उसमें एड ऑन किया वो ये कि 500 से 1500 रुपये महीने उनको अलग से दिए जाएंगे पथक से। तो ये योगराज जी का कहना है कि ये पहले युवाओं को बिगाड़ा, अब बच्चों को बिगाड़ने की बात हो रही है। आखिर ये पैसे क्यों? युगराज जी, आपकी बहुत संक्षेप में छोटी सी राय। नहीं, मेरी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है मेरा, ये कि जो बच्चे 18 साल तक की उम्र में वोट ही नहीं डालते, आप उनको राजनीति में क्यों घुसड़ रहे हो? आप क्यों उनकी आदतें खराब कर रहे हो? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात करें, ना कि पैसे। शिक्षा का स्तर आप बढ़ाइए ना जी। शिक्षा का स्तर पैसा देकर थोड़ी बढ़ेगा। बिल्कुल।
शिक्षा के स्तर के कई तरीके हैं, जैसे मिड डे मील भी एक उसका एक तरीका था, आप भोजन दो, ड्रेस दो, साइकिल दो। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि फिर पूरा स्टाफ बजाय पढ़ाने के उनको खाना बनाने और खिलाने में लग जाता है। तो ये बहुत सारी विसंगतियां और विकृतियां भी हैं, लेकिन समय की कमी है। हम तो सिर्फ इसमें इतना कहेंगे कि इस तरह के वादे को आम आदमी भले ही अपने लाभ के लिए ले ले, लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो जानकार है, जो चिंतक है, वो ये मानता है कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी की तरफ भी जा रहा है, कि वोट रिश्वत से पाने की बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि अभी इस पर और कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, जयंत जी आपका भी, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में इसलिए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।